उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और लखनऊ का पीजीआई इलाका। पीजीआई इलाका बोले तो पीजीआई पुलिस स्टेशन का इलाका। यहाँ पर एक गांव है जिसका नाम है बाबूखेड़ा। बिल्कुल शहर से सटा हुआ है और बाबूखेड़ा के बहुत से लोग रोज़ लखनऊ शहर जो है कामकाज के सिलसिले में आते जाते हैं। तो इसी बाबूखेड़ा गांव में एक परिवार रहता है और ये परिवार है रमेश यादव का। रमेश यादव के 3 बेटे हैं और पत्नी है। रमेश जो है वो खेतीबाड़ी का काम करते हैं और साथ ही उनके पास कुछ पशु है, दूध का भी कारोबार करते हैं और ज़िंदगी ठीक ठाक चल रही है। अचानक 3 अक्टूबर को, यानी इसी महीने की मैं बात बता रहा हूँ, 3 अक्टूबर 2025, रमेश यादव के परिवार में एक बड़ी वारदात होती है। और ये वारदात होती है एक डकैती की सूरत में। होता यूँ है कि दोपहर को, तकरीबन दोपहर और शाम के बीच का वक्त, समझ लीजिए 3 से 4 बजे के आसपास का वक्त होगा, रमेश यादव के घर में अचानक डकैत धावा बोल देते हैं। और धावा बोलकर न सिर्फ लूटपाट करते हैं, घर की कीमती चीज़ें अपने कब्जे में ले लेते हैं, बल्कि रमेश की जो पत्नी है रेणु देवी, वो चूंकि विरोध कर रही होती हैं, उन्हें बुरी तरह मारते पीटते हैं और उन पर घातक प्रहार करते हैं नुकीली चीज़ों से और ब्लंट ऑब्जेक्ट से। और इसी के साथ घर में जो रमेश यादव का मंझला बेटा जिसका नाम है निखिल, वो भी मौजूद है, उस पर भी जान मारने की नीयत से ये सारे डकैत जो घर में घुस आए थे वो हमला करते हैं। किसी तरह से ये लड़का घर से भागने में कामयाब हो जाता है, वो जान बचाकर भागने में कामयाब हो जाता है, मगर जो महिला है रेणु देवी, वो डकैतों के चंगुल में फंसी रहती है। लड़का घर से बाहर निकलने के बाद अपने मोबाइल फ़ोन से एक एक करके पहले अपने पिता को फ़ोन करता है, फिर अपने मामा को करता है और फिर कुछ अपने दोस्तों को भी फ़ोन करता है। और ये सारे फ़ोन कॉल जो है वो SOS मैसेज की सूरत में होते हैं, यानी SOS मतलब सेव आवर सोल जिसे कहते हैं, वो संदेश जो बिल्कुल इमरजेंसी में कोई इंसान किसी को कन्वे करता है। तो वो ये बताता है कि घर में डकैत घुस आए हैं और ये जो डकैत हैं वो कीमती चीज़ों को लूटपाट करने में लगे हैं। माँ को उन्होंने घेर रखा है और मुझे भी बुरी तरह से मारा है। मैं किसी तरह से घर से निकल भागा हूँ और मुझे बहुत डर लग रहा है कि पता नहीं ये क्या करेंगे। साथ ही वो फ़ोन पर यह भी बताता है कि इनमें से कुछ लड़के वो हैं जिनसे हमने कुछ रुपए जो है वो लोन में ले रखे हैं। तो एक तरह से इस घटना के बारे में वो न सिर्फ अपने घर वालों को जानकारी देता है, बल्कि एक क्लू या एक सुराग भी देता है कि इस घटना के पीछे रिकवरी एजेंट जो लोन देने के बाद पैसे वसूलने के लिए आते हैं, वो लोग इस घटना के पीछे हैं। तो कुछ देर बाद, घर से निकलने के बाद, वो ये सारे कॉल्स करता है और उसके बाद उसका मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है। मोबाइल फ़ोन 2 सूरत में स्विच ऑफ हो सकता है। एक, या तो वो डकैतों के हत्थे चढ़ गया हो, घर से भागने के बाद हो सकता है डकैतों ने पीछा किया हो, जैसा कि उसने बताया था कि डकैत मेरे भी पीछे पड़े हैं, मैं भाग रहा हूँ। तो हो सकता है डकैतों के हत्थे चढ़ गया हो और डकैतों ने उसे काबू करके फ़ोन उसका स्विच ऑफ कर दिया हो या लूट लिया हो। और दूसरी बात ये हो सकती है कि उसके फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई हो। तो खैर, ये जानकारी जो है घर में परिवार वालों को मिलती है और हलचल मच जाती है। तब तक जो घर का दूसरा बेटा है जिसका नाम है नितिन, दूसरा नहीं बल्कि दूसरा बेटा तो विक्टिम है, जो भाग रहा है डकैतों के चंगुल में फंसने के बाद किसी तरह से छूटकर। तो जो तीसरा बेटा है, छोटा बेटा नितिन, वो जो है घर पहुंचता है। वो थोड़ी ही दूर में उसके चाचा का घर है, वहाँ पर था। और वहाँ से जब घर आता है, उसे इस पूरे घटनाक्रम की कोई जानकारी नहीं है। वो घर में आकर जो मंजर देखता है, उसे देखकर वो दहल जाता है, डर जाता है, क्योंकि घर में सारी कीमती चीज़ें बिखरी हुई है, अलमारी जो है वो टूटी हुई है। और सबसे ख़ास और अहम बात वो ये कि उसकी माता रेणु देवी वो लहूलुहान घर में जो है वो पड़ी हुई हैं बेहोशी की हालत में। ये देखकर उसके हाथ पांव फूल जाते हैं, वो घबरा जाता है। इसके बाद वो नाते रिश्तेदारों को कॉल करने लगता है और फिर किसी तरह से अपनी माँ को पड़ोसियों की मदद से उठा करके वो हॉस्पिटल ले जाता है। मगर अफसोस और दुख की बात ये कि रेणु देवी की जान नहीं बचती, यानी डकैतों के हमले में रेणु देवी की मौत हो जाती है। और जब तक छोटा बेटा नितिन अपनी माँ को लेकर हॉस्पिटल पहुँचता है, तब तक देर हो चुकी होती है। और ख़ास बात ये भी है कि जब छोटा बेटा घर आता है, तब तक डकैत भी वहाँ से फरार हो चुके होते हैं। तो छोटे बेटे को किसी भी डकैत के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती, लेकिन सीन ऑफ क्राइम को देखकर वो समझ जाता है कि यह अनहोनी जो है लूटपाट या डकैती के सिवाय किसी और रीज़न से हो ही नहीं सकती। पुलिस को फ़ोन किया जाता है। उधर हॉस्पिटल से भी पुलिस को जानकारी मिलती है कि एक महिला की हत्या हो गई है और उस पर जानलेवा हमला किया गया है, नुकीली चीज़ों से वार किए गए हैं। तो पुलिस पहुंचती है, हॉस्पिटल भी पहुंचती है और फिर इनके घर भी आती है, सीन ऑफ क्राइम का मुआयना करती है और इस मामले की जांच शुरू की जाती है। घटनाक्रम को देखकर ये लूटपाट का आइडेंटिकल केस लगता है, सिवाय एक बात के, वो ये कि घर में कोई फोर्सफुल एंट्री के कोई निशान नहीं है। बल्कि एक और बात भी थी, वो ये कि
दोपहर के वक्त ये लूटपाट की घटना हुई, लेकिन आसपास के किसी आदमी ने, किसी इंसान ने, पड़ोसियों ने इस घटना की न तो कोई शोर या चीख सुनी और न ही किसी को आते जाते हुए देखा। तो ये दो बातें थी जो पुलिस को थोड़ा हैरान कर रही थी। और लेकिन अदरवाइज़ जो घर की हालत थी उसे देखकर ये क्लियर कट रॉबरी का ही मामला लग रहा था। और जिस तरह से महिला को टारगेट किया गया उससे लग रहा था कि शायद महिला ने डकैतों को रोकने की कोशिश की होगी, रिटेलिएट किया होगा। अब पुलिस इस मामले का जो इकलौता चश्मदीद जो कि जिंदा बचा है, ये उम्मीद की जा सकती है, घर का मंझला बेटा निखिल, उसकी तलाश में लगती है। लेकिन दिक्कत ये होती है कि निखिल का मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ हो चुका है। इस बीच पुलिस अलग अलग जगह पर ढूंढती है, अपने मुखबिरों के तंत्र को एक्टिव करती है, पता करती है कि कौन कौन से ऐसे फाइनेंस इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन हैं जो लोन देते हैं और रिकवरी एजेंट जिनके बड़े जालिम हैं। पुलिस पता करने में लगती है। इस बीच पुलिस को जब छानबीन होती है तो पुलिस को लखनऊ के चार बाग इलाके में निखिल की मोटरसाइकिल मिल जाती है। वो निखिल जो कि डकैती की इस घटना के बाद से गायब है और उसका मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ हो चुका है। निखिल की मोटरसाइकिल मिल जाती है। अब निखिल की मोटरसाइकिल मिलने के साथ ही ये रहस्य थोड़ा और गहरा हो जाता है। सवाल ये है कि क्या निखिल जब घर से भागा तो क्या वो बाइक लेकर भागा था? क्योंकि अगर तो बाइक लेकर भागा था फिर तो डकैतों के उसका पीछा करने का कोई बहुत ज़्यादा सवाल बनता नहीं है, क्योंकि बाइक से वो बड़ी तेज़ी से भाग सकता है और अगर पीछे और भी लोग पड़े हुए हों तो आसपास के लोग भी देख सकते हैं, रोक सकते हैं। फिर चार बाग तक बाइक का चला जाना यहाँ से, मतलब बाबूखेड़ा गांव से, ये अपने आप में एक मिस्ट्री है। तो पुलिस जो है लगातार इस मामले की तहकीकात, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक एक सुराग सबूत जुटाने में लगी है। और इसी कड़ी में पुलिस जो है वो सीसीटीवी फुटेज भी लगातार एक्सप्लोर कर रही होती है, चेक कर रही होती है। सीसीटीवी फुटेज चेक करके किसी फाइनल कंक्लूजन में पहुंचने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि फुटेज पहले रिट्रीव करना होता है। इनके घर में कैमरे लगे हुए हैं, नहीं लगे हुए हैं, वो भी देखने की बात है। तो पुलिस को कुछ ऐसे सीसीटीवी फुटेज मिलते हैं जो बड़े ही शॉकिंग और सस्पिशियस होते हैं। वो इसलिए कि ये जो निखिल, जिसने घर के तमाम नाते रिश्तेदारों को फ़ोन करके ये बताया था कि डकैतों ने घर में हमला कर दिया है, वो जान बचाकर भाग रहा है, वो निखिल शाम के वक्त में इस घटना के लिए जब भी उसने कॉल किया था उससे थोड़ी देर पहले सीसीटीवी फुटेज में वो बड़े आराम से अपने कंधे पर एक बैग लेकर अपनी बाइक से घर से निकलता हुआ दिखता है। और बिल्कुल कूल और काम तरीके से, बड़े आराम से। उसे देखकर बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि वो डरा हुआ है या डकैत उसके पीछे पड़े हैं, वो मुड़कर देख रहा है, भागने की कोशिश कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये बात बड़ी कंट्राडिक्टरी है, बहुत ही विरोधाभासी है। क्योंकि बेटा पूरी दुनिया को, अपने पिता को, मामा को फ़ोन करके बता रहा है कि घर में डकैत आ गए हैं, जान बचाकर भाग रहा हूँ, माँ को मार पीट रहे हैं, और यहाँ पर सीसीटीवी फुटेज में वो बिल्कुल सॉर्टेड दिख रहा है, आराम से घर से निकलता हुआ दिख रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी या साजिश की तरफ इशारा करती है ये फुटेज। और इस फुटेज को देखने के बाद पुलिस ये तय करती है कि इस मामले का खुलासा तभी हो पाएगा जब ये निखिल नाम का लड़का जो है वो पुलिस की हिरासत में आएगा। पुलिस अब उसके मोबाइल फ़ोन को सर्विलांस में लगाती है, लेकिन मोबाइल फ़ोन लगातार स्विच ऑफ आ रहा है। फाइनली कई घंटों की कोशिश के बाद उसका मोबाइल फ़ोन स्विच ऑन होता है, और इस बार उसका मोबाइल फ़ोन जो है उसकी लोकेशन उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में एक पर्टिकुलर जगह पर दिखाई देती है। लखनऊ पुलिस फतेहपुर पुलिस से भी कांटेक्ट करती है, मदद लेती है, और निखिल को आखिरकार इंटरसेप्ट कर लिया जाता है और उसे लखनऊ ले आया जाता है। इधर घर में कोहराम मचा हुआ है, क्योंकि निखिल की माँ की मौत हो चुकी है और कीमती चीज़ें घर से लूटपाट करके जेवर लुटेरे या डकैत जो भी कहें आप, वो लेकर चले गए। निखिल से पूछताछ होती है और पुलिस निखिल से पूछती है कि भाई क्या मामला, बताओ कैसे हुआ। तो उसने पहले पूरी कहानी वही सुनाई जो कहानी उसने अपने पिता, मामा और दोस्तों को सुनाई थी। पुलिस तसल्ली से सुनती है और फिर उसे बोलती है ठीक है आओ एक सीसीटीवी फुटेज तुम्हें दिखाते हैं। फिर पुलिस निखिल को सीसीटीवी फुटेज दिखाती है। ये सीसीटीवी फुटेज किसी और का नहीं, उसी का था जिसमें वो बड़े आराम से घर से निकलकर बाइक पर कंधे में एक बैग लेकर जाता हुआ दिख रहा था। पुलिस ने कहा कि ये क्या है। अब निखिल के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगती है, उसे समझ में नहीं आता कि वो पुलिस वालों को क्या जवाब दे। इसके बाद वो टूट जाता है और हाथ जोड़कर पुलिस से माफ़ी मांगने लगता है। पुलिस पूछती है कि पूरी बात बताओ, हुआ क्या था। तो वो अब पूरी कहानी सुनाता है और वो ये बताता है कि उसकी माँ की मौत का जिम्मेदार कोई बाहर का आदमी या डकैत नहीं बल्कि वो खुद है। उसी ने घर में मौजूद पेचकस से अपने माँ के गले और शरीर के दूसरे वाइटल ऑर्गन पर जानलेवा वार किए, और इसके बाद जब वो तड़प रही थी, उनकी जान नहीं गई, तो घर में मौजूद गैस सिलेंडर को अपनी माँ के सिर पर पटक दिया। और इस तरह से जब वो बिल्कुल मरनासन हो गई या ढीली पड़ गई तो फिर उनको उसी हाल में छोड़कर वो वहाँ से फरार हो गया। चूँकि उसके पकड़े जाने का डर था तो इसलिए उसने झूठी कहानी बनाकर सारे घर वालों को बताया कि घर में डकैत आ गए हैं और चीज़ें लूटपाट करके ले गए हैं। पुलिस ने कहा तो वो जो लूटपाट वाली बात थी वो क्या है। उसने कहा कि अलमारी खोलकर मैंने ही जेवर निकाले हैं और तकरीबन 6 से 7 लाख रुपए के जेवर मेरे पास हैं जो मैंने अपने ही घर से लूटे हैं। तो पुलिस ने कहा ऐसा करने की ज़रूरत क्या थी।
तो उसने बताया कि मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत थी और इसलिए मैं खुद अपने ही घर में अपनी घर की अलमारी से रुपए मैं निकाल रहा था, चुरा रहा था, जेवर चुरा रहा था। मेरी माँ ने देख लिया, वो मुझे डांटने लगी और शोर मचाने लगी। तो मुझे लगा कि ये पोल खुल गई तो घर में सारे लोगों को पता चल जाएगा कि मैं लूटपाट कर रहा हूँ, इसलिए मैंने मेरी माँ की हत्या कर दी। पुलिस ने पूछा ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी पैसों की? तो फिर उसने बताया कि मैं ऑनलाइन बेटिंग और गेमिंग का बड़ा शौकीन हूँ और रुपए पैसे से सट्टा खेला करता हूँ और अभी मेरे ऊपर बहुत कर्ज है, मैंने लोगों से रुपए भी ले रखे हैं। पुलिस उसकी ये पूरी कहानी, पूरी बात सुनकर हैरान रह जाती है। उसके मोबाइल फ़ोन को जब पुलिस एक्सप्लोर करती है तो उसमें कई सारे ऐप्स ऐसे दिखते हैं जिसमें ऑनलाइन गेमिंग होती है, रुपए पैसों का ट्रांजैक्शन होता है। सारा अकाउंट डिटेल खंगालने पर पता चलता है कि एक साल में उसने 50 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन किया है और आज की तारीख में सारी गेमिंग और बेटिंग के बाद उसके हाथ खाली हैं। वो पुलिस को बताता है कि वो कई बार इस तरह की सट्टेबाजी और गेमिंग में रुपए जीत चुका है, जिसकी वजह से उसे ये लत लग गई है कि अब वो लगातार बगैर गेमिंग और बगैर बेटिंग के रह नहीं पाता। इसी वजह से उसे पैसों की दरकार है और लोगों से, चूँकि उसने पैसे मांग रखे हैं, उधार ले रखे हैं, तो उसे उन लोगों को भी जवाब देना भारी पड़ रहा है। इसीलिए वो अपने ही घर में लूटपाट और चोरी कर रहा था। पुलिस ने कहा कि भाई वो सब ठीक है, लेकिन तुम अपनी माँ की हत्या करने के बारे में कैसे सोच सकते हो? तो बताता है कि मेरी मति मारी गई थी। तो ये थी पूरी कहानी, ये है पूरा घटनाक्रम। इस पूरे घटनाक्रम पर आप क्या सोचते हैं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।